सब्सिडाइज लोन है जो कि 5% मार्कअप के ऊपर दिया जा रहा है। 1 करोड़ का मैं अगर लोन ले लेता हूँ तो 5% मैं क्या समझूं, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझे बताई थी जो मैंने आपको बताई है। आपसे कोई कमीशन मांग रहा है लोन को लेके, या कोई ऐसा फर्द है जो कि आपको तंग कर रहा है और आवाम अवेल ही नहीं कर पाती है, फिर आपको एप्लीकेंट्स का एक इसके अंदर तो ऐसा लोन अभी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कॉमनर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान। एक और वीडियो के अंदर आपका वेलकम है। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम। जिस तरीके से आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लोन लॉन्च किया है, हाउसिंग फाइनेंस लोन है ऐसे अफराद के लिए जिनकी पहले से कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे तबके के लिए सोचा कि जिनके अपने ज़ाती मकान नहीं है और वो इस लोन को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एक अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इस कंटेंट को मुकम्मल करने के लिए मैंने इस के अंदर 2 गेस्ट को लिया था, एक जो मेरे पहले गेस्ट थे उनका फाइनेंस रिलेटेड या लोन प्रोसीजर रिलेटेड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो मेरे दूसरे गेस्ट थे वो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं जिनका लैंड ट्रांसफ़र, लीज, इन सारी चीज़ों को लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक लिमिटेशन मुझे यहाँ आई कि जो मेरे पहले गेस्ट थे जिनका फाइनेंस फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मुझे अपने पार्ट को अपलोड करने से, इस कंटेंट को पब्लिश करने से रोक दिया। वो एम्बिगुअस थे रिलेटेड टू द पॉलिसीज़ जहाँ वो जॉब करते हैं। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि जो मेरी आपसे तफसीली कन्वर्जेशन हुई है, क्या मैं उसको अपने अल्फाज में, या फिर आपसे जो मेरे सवाल जवाब हुए उसको अपने अल्फाज में मैं अपने व्यूवर्स को बता सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी। तो व्यूवर्स, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो मेरी अब उनसे बातचीत हुई है उसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, जो मैंने उनसे पहला सवाल किया, उनसे मैंने ये पूछा कि इंट्रोडक्शन दें ज़रा इस लोन के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि ये एक सब्सिडाइज लोन है जो कि 5% मार्कअप के ऊपर दिया जा रहा है ऐसे अफराद को जिनकी पहले से जिनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि जो एक आम लोन होता है और जो एक बैंक लोन, हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो उनका ये कहना था जो बैंक लोन देती है उसकी इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और वो ऐसे अफराद के लिए होता है जिनकी इनकम, मंथली इनकम ज़्यादा है, या फिर जो उस लोन को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका काइबोर और उसकी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जबकि जो ये पीएम लोन स्कीम है ये एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर है और एक फिक्स्ड काइबोर के ऊपर है, और इसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है कोई ऐसी हिडन चार्जेस या इसकी कोई ऐसी प्रोसेसिंग फीस नहीं है इस लोन को लेके। तो ये आवाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से, या फिर आवाम को इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हाउसिंग लोन्स। तीसरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि आप फर्दर थोड़ा सा इन डिटेल थोड़ा प्रोसीजर बताएं इसका, थोड़ा सा लोन के हवाले से गाइड करें, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गाइड करें। तो उनका जवाब ये था कि आप सारे मेजर बैंक्स से आप इस लोन को, इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो इस्लामिक हो। ये प्रोडक्ट सारे बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। इसकी 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई कि एक सैलरी क्लास, एक बिजनेस क्लास और एक ऐसे अफराद जिनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। तो वो तीनों क्लासेस, तीनों कैटेगरीज इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन ये तीनों कैटेगरीज इसको अवेल कर सकती हैं। हर वो पाकिस्तानी सिटीजन जो कि अबव 18 है, जिसकी एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, वो इसको अवेल कर सकता है। जो घर के हवाले से जो लिमिट सेट की है इस लोन को लेके, वो उन्होंने बताया कि 2720 स्क्वायर फीट है अगर आप हाउस का लोन अप्लाई करते हैं, हाउस के ऊपर लोन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ऐसे है कि आपने एक प्लॉट लिया और एक मकान है जो कि गालिबन 240 गज का बनता है,
तो ऐसा ना हो कि वो ग्राउंड प्लस 3 बना हुआ हो और आप उस पर लोन ले रहे हो। तो एक लिमिट जो कि कवर्ड स्क्वायर फीट जिसको आप कहते हैं, वो एक लिमिट घर को लेके सेट की हुई है, वो है 2720 स्क्वायर फीट। और वहीं पे जहां पे अगर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो फ्लैट का जो कवर्ड एरिया होना चाहिए वो 1500 स्क्वायर फीट, एक लिमिट सेट की गई है इस लोन में। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैंने उनसे पूछा, तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके उन्होंने सैलरीड क्लास को लेके उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन जो बताई वो ये थी कि तस्वीरें रिक्वायर्ड होंगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां का एक ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ड्यूली साइंड फ्रॉम ब्रांच। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट कौन सी चाहिए? जहां पे आपकी सैलरी आती हो, वो प्रेफरेबल है। फिर उसके बाद वही मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक से, ब्रांच से लेना है जहां पे आपका अकाउंट है वहां से। आपको एक ओथ जो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक आपने ओथ प्रोवाइड करना है कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका पहले से कोई जाती मकान नहीं है। फर्दर उन्होंने ये बोला कि इस ओथ को लेके आप जब बैंकिंग ऑफिसर के पास आएंगे तो वो आपको इसका मटेरियल दे देगा कि इसके अंदर क्या लिखना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इस 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर FBR के रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न जमा करा रहे हैं तो इसके रिटर्न जो है 1 साल या 2 साल का रिटर्न वो प्रोवाइड करना होगा आपको। और यूटिलिटी बिल्स की कॉपी जहां पे आप रह रहे हैं जो कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है, आपने वो प्रोवाइड करने होंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझे बताई थी जो मैंने आपको बताई है। उन्होंने कहा कि कोई रद्दोबदल हो सकती है, कोई अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो या फिर बैंक को अपनी असेसमेंट के लिए कोई और चीज आपको चाहिए तो बैंक आपसे मांग सकता है। बाकी बिजनेस क्लास के लिए और इनफॉर्मल इकोनॉमी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, उसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी और ज़्यादा हो या कम हो वो बैंक जब आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे होंगे तो वो आपको बैंकिंग लोन ऑफिसर आपको बता देगा। फिर लोन के इंटरेस्ट के हवाले से उन्होंने फिर से एक दफ़ा बताया कि ये 5% मार्कअप के ऊपर, फिक्स्ड मार्कअप के ऊपर लोन आपको मिल रहा है। शरिया प्रोडक्ट भी है, ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट भी है, आप जहां से भी लेना चाहें आप इसको अवेल कर सकते हैं। जबकि ये जो PM लोन स्कीम है इसके अंदर काइबोर को भी फिक्स कर दिया गया है जो कि 3% के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोन ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप 20 साल के लिए इस लोन को लेके चलें तो 10 साल तक तो आपने 5% देना है विदाउट एनी काइबोर। लेकिन जब 10 साल के बाद 11वां साल लगेगा वहां से आपका काइबोर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मींस 5 + 3%, जो कि काइबोर 3% फिक्स्ड है। अब काइबोर 3 से 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो PM लोन स्कीम के अंदर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड लोन है, मतलब आपको पहले से पता है कि क्या इंस्टॉलमेंट्स आपकी बनेंगी और किस तरीके से आपकी शेड्यूलिंग चलेगी। तो ये बिल्कुल क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट लोन है। आगे मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर मैं ये समझूं कि 1 करोड़ का लोन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जो एक मैक्सिमम लिमिट है 1 CR जो PM लोन स्कीम की, तो अगर 1 CR का मुझे लोन मिल रहा है, 1 करोड़ का मैं अगर लोन ले लेता हूं तो 5% मैं क्या समझूं, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, इसकी शेड्यूलिंग होती है। क्योंकि जो ये आप लोन की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ये आप एकदम से तो दे नहीं रहे, तो ये आप दे रहे हैं 10 साल के टेन्योवर के अंदर। तो एक आपकी प्रॉपर एक इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल बनेगा। जब आप बताएंगे कि आपको 5 साल के लिए फाइनेंसिंग करनी है, 10 के लिए करनी है, 15 के लिए, तो उस हिसाब से एक आपकी शेड्यूलिंग बनेगी। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि 1 करोड़ के ऊपर आपने सिर्फ 5 लाख एक्स्ट्रा देने हैं और आपका लोन की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। तो एक बाकायदा तौर पे इसकी शेड्यूलिंग होगी। तो उनका ये कहना था कि जब शेड्यूलिंग होगी तो उस शेड्यूल के हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर एक ट्रांसपेरेंट एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपको कितने का लोन मिला है और कितना आपने 20 साल के अंदर या 15 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कितना रिटर्न करना है। तो हरगिज ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे नहीं समझें कि 1 करोड़ का लोन है, 5% के ऊपर है तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिया। तो इस थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न अमाउंट ज्यादा हो सकती है।
फिर मैंने उनसे जो सवाल पूछा वो था बैलून पेमेंट्स का, इंस्टेंट पेमेंट्स जिसे आप बोलते हैं। जब आप लोन लेते हैं व्यूवर्स, तो एक बैंक आपको लिमिट कर देता है कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 10 लाख का लोन दिया है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो वो आपको लिमिट कर देता है कि आपने 5 साल में ही लोन देना है। हाँ, अलबत्ता वो आपको बैंक जो है एक विंडो देता है साल के अंदर, या साल के अंदर 2 विंडोज आपको देगा या 2 महीने आपको देगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उस लोन को रिटर्न कर सकें। इसको ऐसे समझें कि आपने 10 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए, लेकिन दूसरे ही साल में आपके पास 10 लाख रुपए आ गए। अब आप चाहते हो आप बैंक को पे ऑफ कर दो, तो बैंक आपको पे ऑफ नहीं करने देता। और अगर आप पे ऑफ करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है जल्दी पेमेंट करने की, कि आपने अगर 5 साल की शेड्यूलिंग करवाई थी तो आप 5 साल तक ही लेके जाओ, लेकिन अगर आप जल्दी पे करना चाह रहे हो तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसको एक बैलून पेमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पीएम लोन स्कीम है, इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मतलब आप जितनी चाहे, फॉर एग्जांपल आपने 1 CR का लोन लिया 10 साल के लिए और आप चाहते हो कि आप 5 साल में इस लोन को रिटर्न कर दो, तो आप कर सकते हैं। साल के अंदर आप 10 दफा भी अगर आप एक्स्ट्रा कोई, अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट लेट सपोज 1 करोड़ के ऊपर 1,06,000 बन रही है और आप 2 लाख रुपए देना चाहते हैं, तो आप 2 लाख रुपए भी रिटर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। जबकि नॉर्मल लोन्स जब आप लेते हैं तो आप इस तरीके का जब रिटर्न करना चाहो तो बैंक आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है। वो पेनल्टी अमाउंट भी, वो पेनल्टी परसेंटेज भी डिसाइडेड होती है कि इतनी पेनल्टी आपको लगेगी। तो ये इस हवाले से भी एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आप जितनी चाहे, जितनी मर्जी चाहे आप बैलून पेमेंट करें। अगर आपने शेड्यूलिंग 20 साल की बनाई है और आप चाहते हो कि भाई 5 साल के अंदर मैं इसको पे ऑफ कर दूं, या फिर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन लिया है आप उसको सेल करके कुछ और लेना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपने उस लोन को उतारना होता है। तो आप उस लोन को उतार के आप बैंक जाएं, आप बैंक जाके उसको अपनी जितनी रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप पे ऑफ करें, तो वो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। उनसे जो फिर मैंने आगे सवाल किया वो ये था कि क्या ये लोन स्टार्ट हो गया है, लोन अप्रूव हो रहे हैं लोगों के। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, ये 3-4 महीने हो गए स्टार्ट हुए हुए, इसको अप्रूव भी हो रहे हैं लोन, लोग इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर रहे हैं। अप्रूवल का टाइम मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, कि जो अप्लाई कर रहे हैं लोन उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी ज्यादा क्लियर और कितनी ज्यादा वो तेजी से अपनी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देता है और उस डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं आती, कोई इश्यूज फ्लैग नहीं होते हैं बैंक की तरफ से, तो उसके लोन डॉक्यूमेंटेशन के बाद 10 to 15 डेज के अंदर उसका लोन अप्रूव हो रहा है। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन है कि अगर कोई एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो कोई एक ऐसी चीज, कोई पर्टिकुलर चीज जो अपने जहन में वो रखे ताकि आसानी से उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ज्यादा क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट लोन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करनी है आपको। बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक खुद इस चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस लोन को आवाम तक पहुंचाया जा सके। और अगर कोई ऐसी आपसे कोई कमीशन मांग रहे हैं लोन को लेके, या कोई ऐसा फर्द है जो कि आपको तंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आप कुछ उसको कोई पैसे दो या फिर आप उसको कोई कमीशन दो, तो आपने हरगिज नहीं देना। और अगर कोई ऐसी चीज आपको फेस भी करनी पड़ रही है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करने के लिए आप बैंक में भी कंप्लेन कर सकते हैं, और आपके पास एक लीगल वे है जिसको आप कहते हैं वफाकी मोतसिब, तो आप वहां पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे फर्दर सवाल किया कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने उनका ये जवाब था कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीज डीड हो, ट्रांसफर डीड हो, तो ये चीज कोई मिसिंग नहीं हो। अगर 5 से 6 लोगों के से ट्रांसफर होके आप तक आ रहा है तो उन 5 से 6 लोगों का बाकायदा तौर पर ट्रांसफर डीड होनी चाहिए, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए।
एक इन अ सेंस के डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ा सा बैंक स्ट्रिक्ट है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके, लेकिन फिर भी अगर कोई एज सच कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसका एक बाकायदा तौर पे लीगल प्रोसीजर होता है, जो आप जाते हैं और डॉक्यूमेंट को उसकी कॉपी निकालते हैं, जो को वेरिफिकेशन फॉर रिकॉर्ड पर्पस एक कॉपी आपकी निकल आती है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी आप ऐड कर सकते हैं इफ अगर कहीं पे आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेकिन ट्रांसफर क्लियर होने चाहिए, टाइटल क्लियर होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होने चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसी फ्लैट को या लैंड को परचेज करें जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इश्यूज नहीं हो। तो जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो बैंकिंग लीगल जो ऑफिसर होंगे वो एक सर्च सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे प्रॉपर्टी का। तो जब वो सर्च सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे तो उसके बाद से आपका जो है वो फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। एक और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि HBFC लोन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन के कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां होती हैं जिसके ऊपर बिल्डर लोन लिया हुआ होता है बिल्डर्स ने, तो फिर वो इवेंचुअली कस्टमर के ऊपर आ जाता है, जो कि इंस्टॉलमेंट में कस्टमर जो है वो HBFC का लोन इंस्टॉलमेंट के अंदर रिटर्न कर रहा होता है। तो उनका ये कहना था कि HBFC खुद एक इदारा है, HBFC खुद लोन देता है और उसका काम ये होता है कि सिर्फ वो हाउसिंग फाइनेंस ही करता है। जिस तरह बैंक जो है वो दूसरे जैसा ऑटो फाइनेंसिंग भी कर रहा है और दूसरी फाइनेंसिंग भी कर रहा है, तो HBFC का तो काम ही हाउस बिल्डिंग या हाउसेस के ऊपर या लैंड्स के ऊपर लोन देना है। उनका ये जवाब था कि HBFC भी PM लोन स्कीम को ऑफर कर रहा है, अगर आप वहां से लेना चाहते हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। HBFC का अगर लोन है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो जाहिर सी बात है वो क्लियर ट्रांसफर या उसके ऊपर कोई ऐसा उसका कोई क्लियर टाइटल ओनर नहीं होगा। तो अगर कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जिसका कोई HBFC का लोन है या जिसके ऊपर प्रायर कोई लोन चल रहा है, पहले से जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा है, तो पहले वो लोन क्लियर होगा, देन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और देन वो बैंक या फिर इस स्कीम के लिए या PM लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि लोन कहीं चल रहा था, वो लोन ट्रांसफर हो जाए तो वो लोन आपके नाम पे आ जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बैंकिंग के थ्रू जाएंगे तो बैंक आपको वैसे भी ये लीगल बता देगा कि ये प्रॉपर्टी एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक इंटरव्यू करने का मकसद है कि ताकि एक जहन के अंदर एक बात रहे कि कौन कौन सी चीज आपने नजर में रखनी है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई लोन चल रहा है या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसकी NOC नहीं मिली हुई है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जिसके ऊपर कोई ड्यूज है, तो उन प्रॉपर्टीज को अवॉइड करें ताकि आपको आगे कोई मसले नहीं हो और आपकी एक एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो अगर कोई लोन है, किसी साहब के नाम पे लोन है या फिर किसी प्रॉपर्टी के नाम पे लोन है, तो वो प्रॉपर्टी को अवॉइड करें और ये पहले पूछ लें कि ऐसा कोई आपके नाम पे लोन तो नहीं है, क्योंकि लोन ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है जो प्रीवियस ओनर है वो अपने लोन को क्लियर करे और उस प्रॉपर्टी को क्लियर करके अपने नाम पे टाइटल ले, प्रॉपर टाइटल हो और उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, ऊपर देन वो सेल करे आपको, तो वो आप खरीद सकेंगे या फिर वो लोन उस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। फिर मैंने उनसे एक थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन शेयर किया और एक थोड़ी सी हमारी इस मौजू के ऊपर एक थोड़ी सी बहस भी हुई। तो मैंने उनसे एक ये बोला कि एक होल्डिंग का मसला आता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ ऐसी स्कीम को लेके जब भी गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आम आदमी के लिए निकाली जाती है, ऐसे लोगों के लिए कि जो हकदार को उनका हक मिल सके, तो ऐसी जगहों पे अक्सर ज़ख़ीरा अंदोज़ आ जाते हैं। तो मैंने उन्हें एक सिनेरियो ये बताया कि एक मेरे जानने वाले हैं, तो उनके नाम पे अपनी माशाल्लाह से 3 प्रॉपर्टी हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि वो अपनी बेगम को, जो कि वो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने अपनी बेगम के नाम पे वो लोन को अप्लाई करवा रहे हैं। तो उनका एक मेंटल थॉट ये थी कि मैं लोन ले लूँगा तो उस लोन की रीपेमेंट मैं कर दूंगा 10-12 साल में, तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि इसको क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
कैसे देखेगी, या इसको इस इशू को किस तरीके से कैटर करेगी बैंक्स। तो उनका ये जवाब था कि फिलहाल जो है लोन गवर्नमेंट दे रही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको अप्लाई करें तो आपको लोन मिल जाएगा। बाकी नियत आपकी क्या है, तो बैंक आपकी नियत तो नहीं देख सकता, या फिर हुकूमत पाकिस्तान आपकी नियत तो नहीं देख रही, वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही देखेगी। तो अगर आप कुछ इस तरीके से, आपका किसी तरीके से आपका जहन में ऐसा कुछ करने गए, तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि भाई ऐसा काम नहीं करें, हकदार को उसका हक दें। तो मैंने एक ये उनको रिकमेंड की थी कि आप चले नियत नहीं देख सकते, कम से कम आप एफर्ट्स ही तो देख सकते हैं ना, कि अगर एक खातून है और उनके शौहर की 4 प्रॉपर्टियां हैं, या फिर एक लड़का है उसके बाप की 3 प्रॉपर्टियां हैं, तो कम से कम इवन आप एफर्ट्स ही देख के ये तो प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि यार मेरे पास 3 एप्लीकेशन आ रही हैं, एक एप्लीकेंट का एक भी मकान नहीं है उसके पास, ना उसके पास है, ना उसके बाप के पास है, ना उसकी माँ के पास है। एक आपके पास एप्लीकेंट आ रहा है जिसके नाम पे, जिसके फादर के नाम पे 3 प्रॉपर्टी हैं, तो आप प्रायोरिटाइज तो कर सकते हो कि यार आप पहले उसको दे दो जिसके नाम पे कुछ भी नहीं है, दूसरे नंबर पे उसको डाल दो जिसके नाम पे चलो 1 है, और तीसरे नंबर पे उसको डाल दो जिसके बाप के नाम पे या जिसके शौहर के नाम पे 4 प्रॉपर्टी हैं। तो इस तरीके से कोई आप बना ले। तो उनका ये कहना था कि देखे केस टू केस चीजें वेरी करती हैं। उनका ये कहना था कि फॉर एग्जाम्पल कि आज एक खातून किसी के साथ हैं और कल कला को उनकी डाइवोर्स हो जाए, वो एलिजिबल हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो इस लोन के क्राइटेरिया को मीट करती हैं, तो बैंक तो लोन देगा, गवर्नमेंट तो लोन देगा। अब कल कला को अगर उनकी डाइवोर्स हो जाती है, तो कहना उनका भी बिल्कुल सही था, तो कम से कम उनके नाम पे तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर उन्होंने फर्दर इस चीज को एम्फेसाइज किया कि देखें, नियतें जो है वो इंसान अपनी खुद ही जानता है, और या फिर ऊपर वाला जानता है। बैंक आपके कानूनी तकाजे पूरे कर रही है, अगर आपके कानूनी तकाजे पूरे हो रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा, अगर आप नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। और फर्दर बैंक अभी इस स्टेज पे नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक इस स्टेज पे नहीं है कि वो इस चीज को इतना इन डिटेल जाके देखे, क्योंकि उसका प्रायोरिटी क्या है कि इस लोन को ज्यादा से ज्यादा लोग अवेल करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग अवेल करें। जाहिर सी बात है वो भी नहीं चाहेंगे, स्टेट बैंक भी या हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि ऐसे जखीरा अंदोज आके इसको अब्यूज करें प्रोडक्ट को। तो उनका ये कहना था, इस पूरे जो हमारी एक हीटेड डिबेट हुई, तो उनका ये कहना था कि आप अभी फिलहाल इस नेगेटिविटी को नहीं फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उनके हिसाब से ये था कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद होंगे लोग, इंस्टेड के इसको कोई लोग अब्यूज करें। फर्दर उनका ये कहना था कि देखें, अगर कोई बेटा है और उसके बाप की प्रॉपर्टी है, तो बेटे का भी राइट है ना कि वो अपने नाम पे मकान करे। तो खैर ये एक लंबी हमारी बहस हुई थी, इंटरव्यू में पूरा उनका लगा नहीं सका, वरना आप ज्यादा बेहतर बताते कि किसका नजरिया इसको लेके ज्यादा नेगेटिव था या पॉजिटिव था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक पॉजिटिव चीज है जो कि हमारे गेस्ट ने भी बोली कि आप ये अभी वो स्टेज नहीं है कि जहां पे हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके अंदर बहुत कम है जो कि ढूंढने से मिलेंगे। अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है नहीं कि जो कि सामने या बज़ाहिर हो। बहुत क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट चीज है। हुकूमत पाकिस्तान का ये बहुत बेस्ट इनिशिएटिव है एज पर माई ओपिनियन, जो कि आवाम के लिए अवेलेबल है फिलहाल। फिर मैं फर्दर आगे बढ़ा तो मैंने उनसे ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो एक है हमारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाकायदा तौर पे बैंक स्टेटमेंट्स नहीं होती। ज़्यादातर कारोबारी हजरात होते हैं, छोटे कारोबारी जिन्हें आप कह लें, जिनकी ज़्यादातर डीलिंग कैश में होती है, या फिर ऐसे अफराद हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे ड्राइवर होते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, कहीं पे जो है फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास। तो ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी में आती है, जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते अपनी सोर्स ऑफ इनकम को प्रूव करने के। तो उनका ये कहना था जवाब में कि देखो, थोड़ा सा उन्हें मुश्किलात आएंगी, क्योंकि बैंक भी अपने आप को चाहता है कि सिक्योर करके चले, तो उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लोन नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ करेंगे, जिसकी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं प्रूफ करने के, और जो आपसे बैंक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका होता है कि आप ये बता रहे हैं कि हाँ भाई मैं कमा रहा हूं तभी मैं रेंट पे कर रहा हूं। अगर आप बिजली के बिल पे कर रहे हैं या फिर आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं प्रॉपर्ली, या फिर बच्चों की फीस पे कर रहे हैं तो उसकी स्लिप्स होती हैं आपके पास। तो ये सारी चीजें ऐसा प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास एक इनकम आ रही है तभी ये मैं एक्सपेंडिचर्स कर रहा हूं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरी करेंगे केस टू केस। माइट बी पॉसिबल कहीं पे रेंटल एग्रीमेंट मांगा जाए, कहीं पे बच्चों की जो स्कूल की फीस हो वो मांगी जाए, या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए। तो आप लोन अप्लाई करो। उनका कहना ये था कि आप लोन अप्लाई करें और बिल्कुल खुल के अप्लाई करें, और जैसे जैसे लोन ऑफिसर्स आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता रहे आप वो प्रोवाइड करते रहे। जितनी जल्दी जितना स्मूथली आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो उतनी स्मूथली आपका लोन आगे प्रोसेस होगा। उनका ये कहना था कि सैलरीड पर्सन को थोड़ी आसानी इस वजह से हो सकती है कि उसके पास सारी चीजें रेडी होती हैं। अगर ज्वाइनिंग लेटर मांगते हैं वो उसके पास होता है, बैंक स्टेटमेंट वो उसके पास होती है, तो सारी चीजें उसके पास पहले से अवेलेबल होती हैं, सिर्फ अरेंज करनी होती है, फोटो स्टेट करवानी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। तो सैलरी पर्सन का जरा थोड़ा आसानी से लोन अप्रूव हो रहा है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि उनका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है। और बिल्कुल आप अप्लाई करें, आप डरे नहीं, और इस प्रोसीजर के अंदर आए। और एक टर्मिनोलॉजी होती है गो विद द फ्लो, आप इसको अप्लाई करें और आप अप्लाई करके और जैसे जैसे लोन ऑफिसर आपसे चीजें मांगता रहे आप उसको प्रोवाइड करते रहें। अच्छा, मैंने उनसे फिर फर्दर एक चीज एडअप करी कि ऐसा तो नहीं कि बैंक जो है वो सैलरीड को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाए और इनफॉर्मल को बिल्कुल ही छोड़ दे के यार ये तो इसके पास से डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलेंगे, हम इसके ऊपर क्यों मेहनत करें। तो उनका ये कहना था कि बैंक जो है ना वो अपनी श्योरिटी देखेगा। बैंक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बैंक दूसरे को बिल्कुल ही छोड़ देगा, लेकिन बैंक के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्सन को लोन दिया जा रहा है वो रीपे करने के लिए, मतलब लोन को उतारने का एलिजिबिलिटी भी रखता है। तो वो सैलरीड एम्प्लॉय जो सैलरीड पर्सन होता है तो वो ज्यादातर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके क्लीन होता है एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल इकोनॉमी पर्सन, और उसकी ज्यादा एक श्योरिटी होती है, उसका एक बिल्कुल क्लीन उसका एक फ्यूचर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी एज है 40 इयर्स और अगर वो 20 साल की फाइनेंसिंग करवाना चाह रहा है तो यस उसके पास 20 साल का एक गैप, 20 साल की एक विंडो है जहां तक उसकी नौकरी चलेगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ये अप एंड डाउन होते हैं, कभी आप ज्यादा कमाते हो कभी कम कमाते हो, कोई एक आपकी इनकम भी फिक्स नहीं होती, सेम विद द बिजनेस। तो उनका ये कहना था। तो बाकी उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला बंदा है तो वो 1 करोड़ के लिए ही अप्लाई करे। तो इसके अंदर ये है कि आप अपनी फाइनेंसिंग अपने हिसाब से देखें। अगर आपको कोई एक चीज अच्छी लग रही है, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक प्लानिंग पहले करें। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट 1 करोड़ का लोन दे रही है तो आपने 1 करोड़ का ही लेना है। बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर मद्देनजर रखें कि आप इसको रिटर्न भी कर सकेंगे। कि ऐसा ना हो कि आपने ले तो लिया है 1 करोड़ का लोन, अब आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आगे जाके आपको फ्यूचर में मसले हो सकते हैं। फिर उन्होंने आगे फर्दर थोड़ा सा मुझे लोन के बारे में बताया कि एक उन्होंने ओवरव्यू दिया कि अगर आप जो है वो 1 करोड़ का लोन लेते हैं और अगर आप 10 साल की फाइनेंसिंग करवाते हैं तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 1,06,000 अप्रोक्सीमेटली बनेगी। और अगर वही 15 साल के लिए करवाएं तो 80,000 अप्रोक्सीमेटली बनेगी। और वही अगर आप 20 साल के लिए करवाते हैं तो 66,000 रुपए 66,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी ऑन 1 CR लोन, 1 करोड़ लोन के ऊपर। वहीं पर ही अगर आप इस लोन की फाइनेंसिंग अमाउंट को हाफ कर देते हैं, आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो आपकी 10 साल के अंदर जो इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होगी 10 साल में, वो 53,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली आपको देनी है। और वहीं पर ही अगर आप 20 साल की फाइनेंसिंग करवाते हैं 50 लाख के लोन के ऊपर तो आपको 35,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली माहाना देना पड़ेगा 20 साल तक। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि माजी में भी गवर्नमेंट ने लोन बहुत सारी स्कीम लॉन्च करवाई हैं और इसी रिसेंट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करवाई हैं, लेकिन उनका फीडबैक थोड़ा अच्छा नहीं सुनने को मिला।
जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दी ईवी लोन को लेके। तो मेरा ये सवाल करने का मकसद ये था कि क्या ये भी इसी तरीके का लोन होगा कि 4-5 महीने तक तो बहुत अच्छा चलेगा, फिर उसके बाद एकदम से डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया कि ईवी का जो लोन था वो एक बहुत छोटा लोन था और उसके अंदर मासेस बहुत आ गए, मतलब उसके एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा थे। लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन बस हर किसी ने अप्लाई कर दिया। छोटा लोन था, हर किसी ने बोला कि ईवी है, चलो इसको अवेल करें। तो उनका ये कहना था कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए और उसकी जो कैटेगरीज थी, एक सेल्फ फाइनेंसिंग की कैटेगरी थी और एक जो प्रॉपर लोन होता है उसकी एक कैटेगरी थी। सेल्फ फाइनेंसिंग वालों को वो लोन ज्यादा जल्दी उनका प्रोसीजर हो गया, उनका अप्रूव हो गया लोन और उनको ईवी वगैरह मिल गई। जो दूसरी कैटेगरी थी उनकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है और वो पेंडिंग गवर्नमेंट की वजह से नहीं है या फिर कोई मामलात नहीं है, गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही। एक तो एप्लीकेशन ज्यादा है और पर्सन टू पर्सन एप्लीकेशन वेरी कर रही है। बहुत सारे लोन ऐसे आते हैं, उनका ये कहना था गवर्नमेंट बहुत सारी लोन या स्कीम्स ऐसी लॉन्च करती है जो कि आवाम को पता ही नहीं चल पाती है और आवाम अवेल ही नहीं कर पाती है। फिर आगे से जाके फिर वो लोग जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार हमें लोन नहीं मिला, या फिर उसके नेगेटिव फीडबैक देते हैं। और हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज को लेके। तो किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है, किसी का अच्छा होता है। अच्छे एक्सपीरियंस वाले सामने नहीं आते, जो बुरे एक्सपीरियंस हैं तो वो ज्यादा लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उसको ओन करती है और उसको चाहती है कि आगे लोगों तक पहुंचे। चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें, जिस तरह का उन्होंने एक बताया कि उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी थी, तो उनकी एप्लीकेशन के अंदर एक मसला था कि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर मोटर बाइक ऐड नहीं थी। तो वो उनको उस एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने के लिए उस ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर मोटर बाइक को ऐड करवाना था। तो फिर वो गए ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस गए, तो फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर टेस्ट दिया। एक दफा टेस्ट दिया, वो फेल हो गए। फिर दूसरी दफा गए, दूसरी दफा टेस्ट दिया। तो उन्होंने पूरा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि बीइंग अ पर्सन जो कि इन सारी चीजों से रिलेटेड है, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि मेरी तरफ से कोताही रही तो मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ। अगर यही चीज मैं जल्दी कर देता और मेरा लाइसेंस होता तो वो मेरा अप्रूव हो जाता। तो कहने का मकसद है कि उनका ये कहना था कि चीजों को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है। आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप जितना किसी चीज को लेके सीरियस होंगे तो फिर बैंक भी या फिर जो लोन आप जिस चीज के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगी। तो उन्होंने खैर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस वजह से जो लोन्स जो हैं या फिर जो ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो डिले हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये उनका क्या कहना था कि पीएम लोन स्कीम बिल्कुल ऐसी नहीं है और सारी चीजें क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट है। आपको बैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं वो आपको बाकायदा तौर पे, अब वो कह रहे थे अब तो बैंकों के अंदर स्पेशल डेस्क लगा दी गई हैं जो कि इसको कैटर कर रही हैं एप्लीकेशंस को। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इसको देखें, इसको जाएं और इसको अवेल करें। तो उनका ये कहना था कि बस आप एक चीज ये कोशिश कीजिएगा कि आप लोन की जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको प्रॉपरली फोकस करें कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो चीजें प्रोवाइड करनी है वो टाइमली देंगे, आपका टाइमली प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। फिर फर्दर मैं आगे बढ़ा तो उनसे इस हवाले से मैंने डिस्कशन की, जो ये को एप्लीकेंट्स का एक इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक और इसके अंदर क्लॉज है कि को एप्लीकेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उस को एप्लीकेंट को मैंने पूछने के लिए उनसे पूछा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो उनका ये कहना था कि इसके अंदर को एप्लीकेंट या एप्लीकेंट्स, मतलब एक से ज्यादा को एप्लीकेंट भी हो सकता है। को एप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि स्पाउस, बेगम, फादर बाप, मदर माँ, बेटा सन, ये 4 लोग को एप्लीकेंट हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्पाउस, फादर, मदर, सन। मैंने उनसे एक अपनी क्लियर अपने इस सवाल को क्लियर करने के लिए एक चीज पूछी, क्या बेटी इसके अंदर नहीं है? तो
भले वो अनमैरिड हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बेटी इसके अंदर नहीं है, ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग या तो एक या तो चारों, तो आपको एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं, या तो आप एक एप्लीकेंट ऐड कर लें या तो आप ज्यादा एप्लीकेंट ऐड कर लें, लेकिन ये सिर्फ 4 लोग होंगे, 4 रिलेशन होंगे। तो ये क्यों रिलेशन होंगे या को एप्लीकेंट का जो है ये क्यों एक क्लॉज डाला गया है कि आप को एप्लीकेंट भी डाल सकते हैं अपने साथ। तो उनका ये कहना था कि जो मैं समझा, उन्होंने तो बहुत डिटेल इसके बारे में बताया, लेकिन जो मैं इसको प्रोसेस कर पाया वो ये है कि उनका ये कहना था कि एक चीज होती है डीबीआर, डेट बर्डन रेशो। तो बैंक इसको ऐसे लेता है कि अगर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 बन रही है ना, तो आपकी इनकम 1 लाख होनी चाहिए। मतलब अगर आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई और वो आपने फाइनेंसिंग करवाई और फाइनेंसिंग की मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 है, तो बैंक को आपकी इनकम 1 लाख चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख नहीं है और आपकी इनकम ही 50,000 है, तो बैंक उसको तस्वुर करेगा कि आपकी 25,000 इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, तो बैंक इस हिसाब से फाइनेंसिंग देगा। अब आपने तो प्रॉपर्टी लेनी है 1 करोड़ की और आपको फाइनेंसिंग चाहिए 1 CR की, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है जिस तरह मैंने पहले बताया 1,06,000 रुपए, तो और आपकी सैलरी भी 1,06,000 है, तो बैंक इसको प्रोसेस नहीं करेगा। बैंक इसको तस्वुर करेगा 50,000 रुपए, मतलब आपकी सैलरी 50,000 है एज पर डीबीआर, जो बैंक का जो एक टर्मिनोलॉजी है डेट बर्डन रेशो, तो बैंक उसको 50,000 के हिसाब से देखेगा। यहां पे आपके लिए एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर पूल बना सकते हैं सैलरी का, जो कि मैंने आपको रिलेशंस बताए, स्पाउस, फादर, मदर, सन। तो आप एक पूल बना लें कि उनकी भी तनख्वाह ऐड कर लें और उनको अपने साथ को एप्लीकेंट में डाल लें। अगर आपकी 1,06,000 इंस्टॉलमेंट है, आप 1 CR की फाइनेंसिंग पे जा रहे हैं, 1,06,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है और आपकी तनख्वाह 1 लाख है, तो आप कोशिश करें कि आप पूलिंग कर लें और अपने साथ को एप्लीकेंट्स ऐड कर लें, ताकि आपकी तनख्वाह आप कलेक्टिवली 2 लाख शो करा सको। तो अगर आप 2 लाख शो करा लेंगे या 2.5 लाख शो करा लेंगे, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आप उसको, आपका लोन के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे और आपका लोन प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो ये पूलिंग का इस वजह से ऑप्शन दिया गया है, ताकि आप फाइनेंसिंग के आपकी जो सैलरी है आप उसको जस्टिफाई या फिर सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई कर सको जो आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स आप देखिएगा कि अगर आप ऐसा लोन लेना चाह रहे हैं और अपने साथ किसी को को एप्लीकेंट को ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने आपको रिलेशंस बताए, तो आप उनको भी ऐड कर लें। और फर्दर जो है, और जाहिर सी बात है कि फर्दर जब आप लोन ऑफिसर के पास जाके बैठेंगे और जब एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो ज्यादा बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकेंगे इस को एप्लीकेंट वाली टर्मिनोलॉजी को लेके। मेरा जो है मकसद वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है इस वीडियो के थ्रू कि क्या क्या चीजें हैं इस लोन को लेके, ताकि आपके एक जहन में रहे चीज और आप फर्दर इसको आगे प्रोसेस कर सकें। आगे मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोन मिल जाएगा। उन्होंने बोला बिल्कुल मिल जाएगा। प्लॉट पे मिल रहा है, मतलब प्लॉट के ऊपर अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसके ऊपर मिल रहा है, और हाउस के ऊपर मिल रहा है, और आपको फ्लैट के ऊपर मिल रहा है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का लोन लेना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के लोन का थोड़ा सा ये होगा कि आपको ट्रेंचेस के अंदर पेमेंट मिलेगी, इंस्टॉलमेंट से मिलेगी। जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे होंगे तो वैसे वैसे बैंक, क्योंकि पहले आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आपकी फाइनेंसिंग डिसाइड हो जाएगी, बैंक सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लॉट के सारी चीजें वेरीफाई करके आपको फिर देन कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोन ट्रेंचेस के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको पे करता रहेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का एक चीज उन्होंने ऐड की कि कंस्ट्रक्शन जो आप करवा रहे होंगे तो उसकी एक डेडलाइन होती है। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो ही जा रही है 2 साल तक 3 साल तक, नहीं। तो उसका एक फेज होगा, वो भी आप जब लोन ऑफिसर के साथ जब ये लोन के लिए आप फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीड करवाएंगे तो वो भी आपको टाइम ड्यूरेशन बता दी जाएगी, और जितनी जल्द से जल्द होगा तो उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा एप्लीकेंट के लिए।
फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अप्रूवल के बाद कितनी दिन के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ लें, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द। उनके हिसाब से ये कहना था कि जब लोन अप्रूव हो जाता है तो एक ऑफर लेटर देता है बैंक, जिसकी मुद्दत होती है 1 महीना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़ी रिजिड 1 महीना है। आप उसके अंदर लोन ऑफिसर से या फिर बैंक से आप कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में होते हो और आप उन्हें बताते रहते हो कि अभी मुझे नहीं मिला और अभी जो है मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ या फिर मेरे मतलब की प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली है। तो बैंक को आप बताते रहते हो तो बैंक उसको फर्दर बढ़ाता रहता है। लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, लोन अप्रूव हुआ है, अब आप 1 साल के लिए गायब हो गए और 1 साल बाद बैंक में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, मेरा लोन अप्रूव था, आप मुझे दे दें। तो ऐसी सूरत में आपको फिर से जो है वो लोन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और फिर से आपका एक अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपका लोन अप्रूव हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि बैंक के साथ कनेक्ट रहें, और अगर आपको डिले हो रहा है प्रॉपर्टी देखने में तो बैंक को उसके अंदर अपने कम्युनिकेशन के अंदर रखिएगा और बैंक के साथ कांस्टेंट जो आपका लोन ऑफिसर होगा आप उससे राब्ते में रहिएगा और उसे बताते रहिएगा कि अभी मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ या अभी मुझे मुनासिब नहीं मिली है, ताकि आपको ये ज़्यादा फिर से इशू फेस ना हो। ऐसा ना हो कि आपने लोन अप्रूव करवा लिया, अब आप 4 या 5 महीने बाद बैंक जा रहे हैं और फिर जाके बता रहे हैं कि भाई मुझे तो अब मिली है प्रॉपर्टी, तो फिर आपके लिए एक मसला हो सकता है। फिर मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि प्रॉपर्टी की खरीदारी पे कोई कैप है, मतलब कि यार लिमिट हो, बस इतने ही पैसों का मकान लेना है। तो उन्होंने कहा कोई लिमिट नहीं है, आप 5 करोड़ का ले लें, आप 10 करोड़ का ले लें, बैंक आपको 1 CR तक मैक्सिमम देगा। और 1 CR किस बेसिस पे देगा वो मैं पहले बता चुका हूँ, सैलरी की बेस पे देगा, और फाइनेंस आप कितना करवा रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस बेस के ऊपर मैक्सिमम 1 CR का लोन है। यस बिल्कुल, आप अगर प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ की लेना चाह रहे हैं तो 1 CR आपने पे करना होगा, 1 CR की फाइनेंस हो जाएगी, तो वो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के लेने के ऊपर कोई कैप नहीं है, बस प्रॉपर्टी की स्क्वायर फीट को लेके कैप है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि 1500 स्क्वायर फीट फ्लैट है और 2720 स्क्वायर फीट गालिबन हाउस के ऊपर कैप है, स्क्वायर फीट के ऊपर। तो ये एक कैप है जिसको आपने देखना है। प्राइस के ऊपर कोई कैप नहीं है, आप मर्जी है, आप 4 करोड़ का ले लें, आप 5 करोड़ का ले लें, जो मुनासिब आपको मिले आप ले सकते हैं। बस आपको बैंक जो है वो मैक्सिमम 1 CR तक का लोन देगा। फिर मैंने इसके अंदर इनसे एक फर्दर एक सवाल पूछा प्रॉपर्टी की कैप के बाद कि ये लोन कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो माजी में हमने देखा है, तो जब तक गवर्नमेंट रहती है तो ये लोन गवर्नमेंट के रहते हुए तो चलता ही है, और फर्दर कोई ऐसा कोई नोटिस आ जाए या सर्कुलर आ जाए जो हमें रोकना पड़े तो फिर वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तक के लिए तो ये स्मूथ है और ये लोन चल रहा है, और जब तक ये गवर्नमेंट है तो तब तक ये लोन इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। फिर मैंने उनसे एक और चीज़ ये पूछी कि जब प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इसका ओनर कौन होता है। तो वो उनका ये कहना था कि ओनर जो होते हैं वो आप ही होते हैं, और बैंक आपके साथ एक मॉर्गेज डीड कर लेता है, मतलब ओनरशिप आपकी ही है। आपने किसी से प्रॉपर्टी परचेज करी, सेलर ने आपको, आप बायर हैं, एक सेलर है, सेलर ने आपको प्रॉपर्टी बेची, बैंक ने प्रीवियस ओनर को पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, आप अपने नाम पे सेल डीड जो ट्रांसफर डीड जो भी होती है, टाइटल जो भी होता है वो आपके नाम पे होता है। लेकिन बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक मॉर्गेज डीड कर लेता है। बैंक आपका डॉक्यूमेंट रख लेगा, आपके हाउस के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होंगे और आपको वो एक मॉर्गेज डीड दे देगा। फर्दर उन्होंने मुझे इस पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन किया कि 2 किस्म की मॉर्गेजेस होती हैं, एक होती है टोकन मॉर्गेज, एक होती है इक्विटेबल मॉर्गेज। टोकन मॉर्गेज के अंदर जब प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है और फाइनेंसिंग होती है तो उसके अंदर बैंक लीन मार्क कर देता है, जबकि जो पीएम लोन स्कीम है ये इक्विटेबल मॉर्गेज में आ रही है। तो इसके अंदर बैंक और आपके बीच में एक मॉर्गेज डीड बन जाएगी, टाइटल डीड आप ही के नाम पे होगी, मतलब जो एप्लीकेंट जो कि लोन ले रहा है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, टाइटल उसी के नाम पे होगा। बैंक के पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जाएंगे और आपके पास मॉर्गेज डीड आ जाएगी। मॉर्गेज डीड भी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड होती है
और वो आपके और बैंक के बीच में होगी। बैंक इस वजह से मॉर्गेज डीड बनाता है ताकि वो एक चीज ये बताना चाहे कि जो भी लैंड है ये इसके ऊपर फाइनेंसिंग हुई हुई है, ये ओनर बेच नहीं सकता अनलेस आप उस लोन को या उस फाइनेंसिंग को क्लियर नहीं करा देते। जिस दिन आप उस फाइनेंसिंग को या ये लोन की अमाउंट को आप रिटर्न कर देंगे, वो मॉर्गेज डीड कैंसिल हो जाती है और आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। तो इसके अंदर कोई हिडन कोई ऐसा क्लॉज नहीं है। वो उनका ये कहना था कि ये प्रोसीजर सुनने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा कोई इतना परेशानी वाला मैटर नहीं है। ये लीगल, बैंक की तरफ से लीगल हैंडल कर रहा होता है और आप की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो मामलात होते हैं, ट्रांसफर डीड वगैरह या सेल डीड वगैरह जो बनती है, वो वहाँ पे हैंडल होते हैं मामलात। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो जहाँ से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वहीं के ही काम है और वहीं से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे। फिर मैंने फर्दर उनसे एक ये सवाल पूछा, क्या ये प्रॉपर्टी जो आप लेते हैं या बैंक से जो आप लोन ले रहे हैं, क्या ये इंश्योर्ड है? तो लेट सपोज कि प्रॉपर्टी मैंने ली और 2 साल बाद खुदा ना खास्ता उस प्रॉपर्टी को लेके कोई हादसा हो जाता है, तो क्या मुझे उस प्रॉपर्टी की अमाउंट मिल पाएगी या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सिक्योर करे? तो उनका ये कहना था यस बिल्कुल, ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इंश्योर्ड होती हैं और एक जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे होते हो, तो जो भी आप की जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन रही होती है मंथली, उसके अंदर ये इंश्योरेंस अमाउंट भी होती है। उनका ये कहना था कि कन्वेंशनल के अंदर आप इसे इंश्योरेंस कहते हैं और शरिया बैंकिंग का एक अपना प्रोसीजर होता है। तो उनका ये कहना था यस बिल्कुल ये इंश्योर्ड होती है। फिर मैंने उनसे एक ये सवाल पूछा था कि एप्लीकेंट इन केस ऑफ डेथ, मतलब एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ने लोन लिया और 3 या 4 साल बाद खुदा ना खास्ता उसकी मौत हो जाती है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? तो उनका ये कहना था कि अच्छा, ये मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक जो है उनके फैमिली को प्रेशराइज करने लग जाए या इस तरीके के कोई मामला तो उनका ये कहना था कि बैंक प्रेशर नहीं करता किसी को भी, और इन केस ऑफ डेथ वो इस चीज को लेके श्योर नहीं थे। उनका ये कहना था कि अगर डेथ होता है तो फिर ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाती है, मतलब उसके असल वारिस कौन है। तो वो कहने लगा ये बड़ा एक टेक्निकल मामला होता है, तो जब भी आप लोन के लिए जाएं या फिर लोन ऑफिसर के पास बैठे तो उस चीज को डिस्कस कर लीजिएगा, तो वो आपकी बेहतर रहनुमाई इसके अंदर कर सकेंगे। बाकी इंश्योरेंस के ऊपर जो इंश्योर्ड मैंने वैल्यू बताई थी, इंश्योरेंस अमाउंट जो बताई थी, तो उन्होंने बोला था यस इंश्योरेंस तो है प्रॉपर्टी की, वो होती है। बाकी दूसरी चीज इन केस ऑफ डेथ, वो उन्होंने कहा था कि आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि अगर आप इस एंगल से भी चीज़ों को देखें तो इस एंगल से भी चीज़ों को लोन ऑफिसर से जाके पूछिएगा। फिर फर्दर मैंने उनसे ये पूछा था इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेंट ने 1 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और 50 लाख एप्लीकेंट ने दिए, 1 करोड़ बैंक ने फाइनेंस किया। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस 3 या 4 साल बाद एप्लीकेंट पैसे नहीं दे पा रहा, तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसीलिए बैंक इतने ज़्यादा रिगरस वेरिफिकेशन करता है, इतनी ज़्यादा सख्त वेरिफिकेशन बैंक इसी वजह से करता है ताकि वो ये श्योर कर सके कि यार ये जो इसको हम लोन दे रहे हैं ये हमारी पेमेंट या फिर जो इस लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो टाइमली दे देगा। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो जाता है तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 महीने डिले हो गया, 2 महीने डिले हो गया और बैंक ने उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले लिया, लेकिन अगर बंदा दे ही नहीं रहा पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा सालों साल, तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक के पास लीगल ऑप्शन होता है जो कि लिटिगेशन में जाते हैं मामला। तो जब लिटिगेशन में जाते हैं तो बैंक जो है वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करता है, मतलब बैंक नहीं करता, बेसिकली जहाँ पे भी जो लीगल मैटर्स देखे जाएंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करते हैं। तो जब प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो बैंक का जितनी रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है बैंक उतनी ले लेता है, और जितना कस्टमर ने पे कर दिया होता है और जितना कस्टमर पहले पे कर चुका होता है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख एप्लीकेंट ने
पहले ही प्रॉपर्टी के दे दिए थे, 1 करोड़ की फाइनेंसिंग ली थी, 5 साल में वो 25 लाख रुपए उतार सका, 75 लाख रुपए बैंक के रह गए। तो क्लाइंट को जो है, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट को 75 लाख मिल जाएंगे, बैंक अपना 75 लाख ले जाएगा। तो इन केस ऑफ लिटिगेशन ये इस तरीके से प्रोसेस जाएगा। उन्होंने कहा वैसे ये बिल्कुल ही नादिर और शादिर या फिर कोई लाखों में एक केस आएगा जो कि इस तरीके से चीज़ों को इस तरीके के मामला सामने आएंगे, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मैंने फिर उनसे एक और ये सवाल पूछा कि फॉर एग्जांपल के एक एप्लीकेंट है, उसकी इंस्टॉलमेंट जो है महीने की पहली तारीख को उसकी ड्यू है और वो डिले हो जाता है, 20 तारीख या 25 तारीख से हो जाती है, तो क्या इसके ऊपर पेनल्टीज हैं पीएम लोन स्कीम को लेके? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए। बेसिकली वो उस चीज को लेके श्योर नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल होनी तो चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं होंगी तो लोग पेमेंट को डिले करना शुरू कर देंगे और रीपेमेंट के जो है ना बड़े मसले आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर ये आगे फर्दर एड ऑन किया कि ये जो सारी चीजें हैं केस टू केस वेरी होती हैं। अगर किसी के साथ वाकई में कोई जेन्युइन मसला है तो कहीं ना कहीं बैंक रिलैक्सेशन दे ही देता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही जान के आप पेमेंट ही नहीं दे रहे और हर महीने का आपका ये है कि आप पेमेंट को डिले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बैंक उसको वैसे ही कैटर करेगा। फर्दर उन्होंने एक चीज ऐड करी थी कि आप जो है इस चीज को लेके इतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आवाम को बता रहे हैं, आपको तो मोटिवेट करना चाहिए। तो मेरा उनसे ये कहना था कि भाई मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आवाम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अवेल करें, बट कहीं ना कहीं चीजें दिमाग में हो। अच्छा, यहाँ पे उनका पूरे सवाल जवाब के मामला खत्म हो गए। फिर मैंने उनसे आखिरी एक उनका ओपिनियन लिया कि एज अ कॉमनर, एक आम आदमी के माइंड सेट से आप ये बताएं कि आप एक ऐसे फर्द हैं जिनके अपने नाम पे कोई घर नहीं है, जो रेंटल इनकम पे रहते हैं, तो आप इस लोन को कैसे देखते हैं या आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे? आपकी अपनी जाती राय क्या है? तो उनका कहना ये था कि ऐसा लोन अभी तक, मतलब अभी जो करंटली जितने भी लोन चल रहे हैं, तो ऐसा लोन अभी नहीं है और ये बड़ा बेस्ट लोन है। अगर मैं एज अ इंडिविजुअल और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती लोन लेने की और मैं रेंटल प्रॉपर्टी में होता, कहने लगे मैं सबसे पहले इसको लोन को अवेल करता। ये एक ऐसी चीज है जो कि हर पाकिस्तानी, ऐसा पाकिस्तानी जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है या जो अपना घर करना चाह रहे हैं, तो आजकल के दौर में अपना घर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो होती है, आपकी बहुत अच्छी हैंडसम इनकम होती है, लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही होती। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अखराजात हो जाते हैं, आप सेव नहीं कर पा रहे होते पैसे। और प्रॉपर्टी के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो जाती है कि जब तक आपके पैसे सेव होते हैं, जो आपने प्रॉपर्टी देखी होती है उसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मामला बहुत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उनकी ये ओपिनियन थी कि भाई मैं तो सबसे पहले ये लेता। और उनका ये कहना था कि मैं भी, हर पाकिस्तानी जो कि जिसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये अपॉर्चुनिटी कन्वेंशनल बैंकिंग से भी और इस्लामिक बैंकिंग से भी, दोनों तरफ से आपको मिल रही है। तो अगर आपका इस तरीके से, उनका ये कहना था कि अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहते और सूद को अवॉइड करना चाहते हो, एज अ मुस्लिम बिल्कुल हम इसको अवॉइड करते हैं, तो वो कह रहे थे कि आप, गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे शरिया कंप्लाइंट लोन को ऑफर किया हुआ है, आप उस तरफ जाएं और इस तरफ जाके यूटिलाइज करें। उनका ये कहना था कि आप जो भी है, आप का जो भी फाइनेंसिंग अमाउंट आपके दिमाग में या जो भी आपके मकान है, एटलीस्ट बैंक को अप्रोच करें, मतलब बैंक के पास जाएं और बैंक के पास जाके इसके बारे में पूछें जरूर कि यार ये क्या है, किस तरीके से है और इसके मामला कैसे चलेंगे। जो पूरे तफसीली इंटरव्यू जो उनसे मेरा हुआ था, आपने भी सुना होगा, तो ये सारी चीजें उनसे भी डिस्कस करें, पूछें। तो आप उनके पास जाएं, मालूमात करें, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज हो इस लोन को लेके। या फिर कभी भी कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम देती है तो उस चीज को लेके आप थोड़ा सा सेंसिटाइज हुआ करें कि आप उसको बारे में जाके पूछें, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करें और देखें कि आप कहाँ लाए करते हैं। अगर आज लाए नहीं कर रहे, अगर आप आज उस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो आप उसके लिए एफर्ट करें कि नेक्स्ट टाइम जब कभी ये अपॉर्चुनिटी आए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी चीज़ों को पूरी करके रखें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉपरली एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करें।
फर्दर उन्होंने ये इसके अंदर ऐड किया कि ये जो लोन है ये पहले भी माजी में भी आया है, सेम लोन माजी की गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा था उस लोन को लेके उन्होंने ये बताया कि उस लोन को इवन लोअर मिडिल क्लास तबके ने भी उसको अवेल किया, और लोगों ने एप्लीकेशन दी और वो अप्रूव हुए और लोगों को लोन मिला, और आज बाकायदा तौर पे वो उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं और वो अपने अपने मकानों में हैं। तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप मुस्तफीद हो, तो आप क्यों नहीं होना चाहते? तो आप इस चीज़ को अवेल करें, गवर्नमेंट आपकी है, मुल्क आपका है, ये आप इसके जो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आप इसको अवेल करें। तो आप इस चीज़ के अंदर जाएंगे, आप इस चीज़ को पूछेंगे, जब पूछेंगे तो आपको एक मोटिवेशन होगी, आप फर्दर इसको अपने आगे एप्लीकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाएंगे, तो आपको ये लोन मिलेगा, और लोगों को मिल रहा है। सो व्यूवर्स, ये मेरी उनके साथ एक तफसीली कन्वर्जेशन रही थी, सवाल जवाब का एक बड़ा अच्छा सेशन रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने तो खैर बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल्ड, टेक्निकल वे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। माइट बी पॉसिबल मैं उनकी कन्वर्जेशन के साथ जस्टिस कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, प्रॉपर मैसेज आप तक कम्युनिकेट कर पाया हूँ, न कर पाया हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनका इंटरव्यू मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ लिमिटेशन है जैसे मैंने आपको पहले बताई। इस पूरी कन्वर्जेशन का मकसद ही यही है कि आप लोग इस चीज़ को लेके सेंसिटाइज हो, इस लोन को लेके थोड़ा सा अवेयर हो। बिल्कुल मेरे अल्फाज हरफ आखिर नहीं है, कोई पत्थर पे लकीर ना तो उनकी बात है ना तो उनके जवाबात हैं। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आपको ये वीडियो या इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आप अवेयर हो, बैंकिंग ऑफिसर के पास जाएं, उनके साथ कांटेक्ट में आए, चीज़ें वो आपको बताएंगे और ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, नए एंगल से चीज़ों का आप अंडरस्टैंड करेंगे लोन के हवाले से। तो ये वीडियो मेरी पहले पार्ट में मैंने इन साहब को लिया था, ये मेरे गेस्ट थे जिनका फाइनेंसिंग और लोन एप्लीकेशन को लेकर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैंने एक रियल एस्टेट एडवाइजर को लिया है, जो कि ज़रा थोड़ा सा आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे कि लैंड कैसी सेलेक्ट करें, या फिर जो लोन आपको मिल रहा है, जो कैप है आपके अंदर, उसके अंदर आपको क्या मिल सकता है, और जो लिमिट लगाई गई है 1500 स्क्वायर फीट, वो कितने तक की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो दूसरे पार्ट में हम उनसे बाकायदा तौर पे उनका जो इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं अपलोड करूँगा।